दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने फंडामेंटल राइट और समानता के अधिकार पर पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम स्वतंत्रता का अधिकार राइट टू फ्रीडम पर डिटेल्ड में चर्चा करेंगे। चर्चा के पहले मैं आपको बता दूं, जैसा आप देख रहे हैं कि स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है और समस्त जो मौलिक अधिकार हैं हमारे, उन सभी में ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट है और फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकारों की दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट होने के कारण ही यह जो भाग है स्वतंत्रता का अधिकार वाला भाग, ये बैकबोन कहलाता है मौलिक अधिकारों का मेरुदंड कहलाता है। और इसके हमें प्रत्येक अनुच्छेद 19 पे 20, 21 का या 21A जिसे बोलेंगे और 22, इन सभी अनुच्छेदों पे विस्तृत चर्चा हम करेंगे। तो आइए शुरू करें। सबसे पहले हम शुरू करें 19 के बारे में चर्चा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी आज हम ये स्वतंत्रता के अधिकार पर देखेंगे, उसमें हम दो भाग देखेंगे। पहले तो संबंधित अधिकार क्या है, इसको जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही उसके रिस्ट्रिक्शंस, जिसको हम बोलते हैं युक्त प्रतिबंध या निर्बंधन, उस पर चर्चा करेंगे। मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक मौलिक अधिकार जो हैं वो असीमित नहीं है। ऐसा कोई भी, जितने भी आप पढ़ेंगे, कोई भी मौलिक अधिकार असीमित नहीं है, जिसको हम एब्सोल्यूट बोलते हैं। एब्सोल्यूट या आत्यंतिक नहीं है, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम इसको? एब्सोल्यूट नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसमें लिमिटेशंस हैं। प्रत्येक मौलिक अधिकारों में लिमिटेशंस हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं कि ये असीमित नहीं है। इस एक शब्द और प्रयुक्त होता है इसके लिए हिंदी में, आत्यंतिक नहीं है, बल्कि क्या है, इसमें निर्बंधन है, युक्त प्रतिबंध है। उदाहरण के लिए हम देखें कि जैसे 19 में हम वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बोलते हैं। मतलब हम कहीं भी अपनी अभिव्यक्त करने की और बोलने की स्वतंत्रता है हमें, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम कहीं भी कुछ भी बोल दें। क्यों? इसमें हम जब देश की संप्रभुता एकता की बात आएगी, सदाचार शिष्टाचार की बात आएगी, लैंड ऑर्डर की बात आएगी, तो ऐसी स्थिति में हमें अपनी अभिव्यक्ति को लगाम देनी पड़ेगी। हम कहीं भी कुछ भी नहीं बोल सकते। मतलब असंवैधानिक भाषा, अभद्र भाषा का प्रयोग संभव नहीं है, इसका उल्लंघन होगा। तो आप समझ गए, जहाँ एक और हमें जो है अनुच्छेदों के तहत विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं और ये स्वतंत्रताएं एब्सोल्यूट या असीमित नहीं हैं। इनमें प्रत्येक अधिकारों में युक्त प्रतिबंध है। तो आइए शुरू करें 19। तो 19 में हम जब देखेंगे तो इसके 6 भाग होंगे। एक 19 2, 3, 4, 5, 6 6 भाग होंगे। उसमें से जो सबसे पहला भाग है 19(1), उसमें अगेन फर्दर 6 भाग हैं। तो जो 19(1) तो हमने 6 भाग कर दिया, 1 से लेके 19(6) तक। अब हम बात करें 19(1) है, उसमें फिर 6 भाग हैं। तो 19(1) में कौन से 6 भाग होंगे? ABCD करके हैं, ABCDEFG। जी तो 7 हो गए, तो इसमें F जो है अलग हो गया है। अब इन्हीं पे चर्चा करें। तो सबसे पहले हम 19 फर्स्ट पे चर्चा करें, जिसमें 6 भाग हैं। आपको स्क्रीन में मैं दिखाता हूँ 19(1) के तहत किस प्रकार की जो हमें स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। ये आप देख रहे हैं 19(1) के तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं। 19(1)A में क्या है? वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19(1)B में क्या है? ये 19, आपको मैं बता दूं, 19(1) के तहत है पूरी स्वतंत्रताएं। अब उसमें फर्दर जो डिवाइडेशन है ABC करके है। 19B में है शांतिपूर्ण बिना हथियारों के सम्मेलन करने का अधिकार। 19C में संघ या संगम बनाने का अधिकार। 19D में भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी प्रांत में या संपूर्ण भारत में अबाध रूप से भ्रमण या संचरण का अधिकार। फिर आपको 19E देखें, भारत के किसी भी भाग में निवास करने का अधिकार। 19F यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो 19F में संपत्ति का अधिकार था, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अलग कर दिया गया। इसलिए आप यहाँ देख रहे हैं 19(1)G, मतलब किसी भी भारत के किसी भी भूभाग में आजीविका करने का, वृत्ति करने का या व्यवसाय करने का अधिकार। एक बार मैं इसको पुनः बता दूं, याद करने का तरीका इसका यह है कि आप इन 6 जो अधिकार हैं, देखो मैं एक बार फिर बता दूं, 6 हैं, इनको आप 3 भागों में बांट लो। पहले आपको बोलने की स्वतंत्रता है, वाक अभिव्यक्ति की है, ठीक है। अब आप जो बोल रहे हैं, तो कहाँ बोल रहे हैं आप?
बोलते बोलते यदि आप सम्मेलन जब आप बोलेंगे तो क्या होगा, कई लोग जब मिल के एक जगह अपनी अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करेंगे तो सम्मेलन का रूप ये हो जाएगा। तो पहले वाक्यों में अभिव्यक्ति, दूसरा सम्मेलन करने का अधिकार। लेकिन ये सम्मेलन कैसा होगा, ये सम्मेलन जो होगा वो बिना हथियारों के होगा। फिर तीसरा, सम्मेलन करते करते बोले बात जम गई तो हमने संघ बना लिया कोई, तो तीसरा क्या हो जाएगा, संघ बनाने का अधिकार। तो 3 ये हो गए, पहला वाक अभिव्यक्ति का, फिर सम्मेलन, और फिर तीसरा संघ बनाने का अधिकार। 3 ये हो गए। अब अगले 3 पे चर्चा करें। तो भारत में कहीं भी अबाध रूप से संचरण करने का अधिकार, घूमने का अधिकार। अब आप घूमते घूमते क्या हुआ, आपको कहीं किसी से कोई शहर या कोई राज्य पसंद आ गया, वहाँ आप रहना चाह रहे हैं, तो क्या हो गया, अगला अधिकार क्या हो गया, आपको वहाँ पर निवास करने का अधिकार। और फिर जब निवास करने ही लगे तो आप अपने आजीविका के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, तो आजीविका, व्यापार या से संबंधित अधिकार। तो एक बार फिर से इनको देख लें। अब इसमें क्या हो जाएगा, आपको संपूर्ण भारत में कहीं भी आबाद रूप से संचरण का अधिकार, फिर अगला निवास का अधिकार भारत में कहीं भी, और फिर कहीं भी आजीविका, व्यवसाय या व्यापार का अधिकार। अब इन्हीं से संबंधित हम इन्हीं अधिकारों को विस्तृत रूप में पढ़ेंगे और इनके साथ में इनके जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, इनमें जो अपवाद हैं, निर्बंधन हैं, हम उन पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखिए, सबसे पहले हम देखें 19(1) का ए सेक्शन, जिसमें लिखा हुआ है वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट जो है वो यही है और सबसे अधिक विस्तृत है। इस पे हमें डिटेल में चर्चा करनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। तो हम पहले शब्दों पे जाएं। वाक् एवं अभिव्यक्ति, वाक् का मतलब अपने विचार व्यक्त करना और या भाषण देना, और अभिव्यक्ति क्या होती है, आप अपने भावों को किसी भी रूप में व्यक्त कर सकते हैं। सामान्य तौर पे क्या होता है, आप बोल कर व्यक्त करते हैं, या फिर आप लिख कर व्यक्त कर सकते हैं, या फिर कोई कला के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं, पेंटिंग के माध्यम से, चित्रकारी के माध्यम से, कार्टून के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं, या फिर आप छाप कर, जैसे समाचार पत्र में जो है संपादक या अन्य जो है लेख अपने विचारों को ही जो है अभिव्यक्त करते हैं, या फिर आप जैसे झंडा, आप जब आप देखते हैं, जब आप मैच देख रहे होते हैं, जैसे भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है, तो आप जैसे ही भारतीय टीम जीतती है या तो क्या करते हैं, आप अपने देश का ध्वज लहराते हैं, जो आपके उनके पक्ष में जो दर्शक होते हैं। तो ये भी एक प्रकार की अभिव्यक्ति हुई। तो जो जिन अभिव्यक्तियों पे हमने चर्चा की है, इसी के आधार पर अभिव्यक्तियाँ कई प्रकार की हो सकती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये इतना विस्तृत है, 19(1) जो है इतना विस्तृत है, वाक् एवं अभिव्यक्ति कि समय पे सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कई प्रकार के अधिकारों को समाहित होना बताया है। जैसे इसके अंतर्गत क्या क्या शामिल हैं, अभी हम देख रहे हैं 19(1) वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। तो इसमें सबसे पहला है प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है, ये 19(1) के तहत ही है। संविधान के किसी अन्य भाग में प्रेस की स्वतंत्रता का कोई उल्लेख नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे 19(1) में शामिल होना बताया है, उसका भाग होना बताया है। दूसरा, मौन की स्वतंत्रता, शांति का अधिकार जिसे हम कहते हैं, है ना। जब आप मौन रहते हैं, कई बार क्या होता है, आप कुछ चीज़ों किसी ने कुछ पूछा तो आप अपनी अभिव्यक्ति मौन रहकर भी दे देते हैं। तो यह भी जो मौन का अधिकार है, यह भी 19(1) के तहत है। इसके अलावा और क्या है, 19(1) के तहत जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वो है सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन, RTI, जो कब पारित हुआ था भारत में, जो लागू हुआ 12 अक्टूबर 2005 से। ठीक है, तो यह भी 19(1) के तहत वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत ही आता है। इस संबंध में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें, नवीन जिंदल बनाम भारत संघवाद। ये इसमें ये हुआ था कि जो सांसद थे नवीन जिंदल, इन्होंने राष्ट्रीय ध्वज को व्यक्तिगत तौर पे घरों में और अपने निजी दफ्तरों में फहराने के लिए जो है फहराया था। उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति कुछ निश्चित निर्धारित नियमों के तहत अपने घरों में या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकते हैं। ये जजमेंट आया था 22 जनवरी 2004 को। इसके पहले कोई व्यक्ति अपने निजी घरों में ध्वज फहराने का अधिकार उन्हें नहीं था। तो ये भी जो है ध्वज फहराने का अधिकार है, ये भी 19(1) के तहत वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत आएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ देखा
वाक अभिव्यक्ति के तहत किसमें मौन रहने का अधिकार शामिल है, प्रेस की स्वतंत्रता शामिल है, ध्वज फहराने का अधिकार शामिल है, आरटीआई सूचना का अधिकार शामिल है, साथ ही प्रदर्शन और किसी भी प्रकार का विरोध का अधिकार भी इसमें शामिल है। लेकिन याद रहे इसमें हड़ताल का अधिकार नहीं है। अब आइए, ये हुआ 19(1) के तहत। अब इसमें हमने देखा कि ABCDE, ठीक है, आप देख रहे हैं चित्र में। F में जो था वो संपत्ति का अधिकार था, मतलब पहले इसमें 19(1) के तहत कितने अधिकार थे? 7 अधिकार थे। इसमें 19F वाला जो है संपत्ति का अधिकार, उसको 44वें संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था, मोरारजी देसाई उस समय पीएम थे, उनकी सरकार के समय हुआ था, ये छीन लिया गया। ठीक है, इसका 2 जगह उल्लेख था, बता दूं मैं, एक तो 19F में और दूसरा आर्टिकल 31 में, अनुच्छेद 31 में। इन दोनों जगह से इसको समाप्त कर दिया गया। जो फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार है संपत्ति का, उसका दर्जा छीन लिया गया और इसको विधिक अधिकार बना दिया गया और इसको संविधान में स्थान दिया गया आर्टिकल 300A अनुच्छेद 300A में। ठीक है, अब बात आती है कि अनुच्छेद 19 के 2 से लेके 3, 4, 5, 6 तक में जो अगले आर्टिकल्स हैं, उसमें हर एक के बारे में रेस्ट्रिक्शंस है। तो इसको भी हम साथ में पढ़ते हुए चलें। तो वाक अभिव्यक्ति का रेस्ट्रिक्शंस क्या है, किस आधार पे जो है राज्य वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे प्रतिबंध लगा सकती है, ये आप आगे देख रहे हैं। ये 8 आधार हैं जिनके आधार पर राज्य किसी भी व्यक्ति के वाक एवं अभिव्यक्ति के अधिकार पर प्रतिबंध लगा सकती है। कौन कौन से हैं वो अधिकार जो हैं आपके, भारत की संप्रभुता और अखंडता को लेकर, राज्य की सुरक्षा को लेकर, विदेशी राज्यों के साथ संबंध, लोक व्यवस्था, सदाचार शिष्टाचार, न्यायालय की अवमानना, मानहानि और अपराध उद्दीपन प्रेरणा। आइए इनको थोड़ा सा एक बार डिटेल में भी समझ लें। मतलब कोई यदि आप ऐसा वक्तव्य दे रहे हैं, अभिव्यक्ति दे रहे हैं जिससे देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता पे खतरा हो, तब ये 19(1) का उल्लंघन माना जाएगा। ठीक है, राज्य की सुरक्षा को यदि खतरा है तब भी उल्लंघन माना जाएगा। यदि कोई ऐसी आप अभिव्यक्ति दे रहे हैं कि हमारे अन्य देशों के साथ, विदेशी राष्ट्रों के साथ संबंधों पे बुरा असर पड़ने की संभावना हो या बुरा असर पड़े, अच्छा असर पड़ेगा तो कोई इशू नहीं है, बट यदि बुरा असर पड़े या उसका पड़ने की संभावना हो तो भी ये उसका उल्लंघन माना जाएगा। लोक व्यवस्था, जिसे हम लॉ एंड ऑर्डर बोलते हैं, यदि इस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा तब भी ये अभिव्यक्ति इसका 19(1) का उल्लंघन मानी जाएगी। सदाचार शिष्टाचार, मतलब आप असभ्य व्यवहार, अभद्र भाषा, असंवैधानिक शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। न्यायालय की यदि अवमानना होती है तब, या किसी की मान हानि होती है, या फिर अपराध उद्दीपन होता है। अपराध उद्दीपन मतलब आप कोई ऐसा भाषण दे रहे हैं जिससे अपराधों में वृद्धि हो रही है, ठीक है, तब ये 19(1) का उल्लंघन माना जाएगा और आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। आइए 19(1) का B देखें। हमने देखा था कि पहला वाक अभिव्यक्ति, दूसरा क्या था, शांतिपूर्ण, मतलब शस्त्र रहित कहीं भी सम्मेलन करने की स्वतंत्रता थी। किसी भी नागरिक को बिना हथियार के शांतिपूर्वक संगठित होने और बैठक करने का, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है 19(1) B के तहत। लेकिन इसमें भी रिस्ट्रिक्शंस है। इसमें रिस्ट्रिक्शंस क्या है, यदि हिंसा की बात हो रही है या अव्यवस्था फैल रही है, या जो संगठन जो सम्मेलन कर रहा है वो कोई असामाजिक संगठन है, या हो सकता है नक्सलवादी संगठन हो, या फिर अन्य प्रकार का जो है गैर कानूनी संगठन हो, या जिससे सार्वजनिक शांति भंग होने का खतरा हो, इस तरीके की बैठकें आयोजित नहीं की जा सकती। इसमें एक चीज़ मैं और क्लियरिफाई कर दूं आपको कि जैसे जो पंजाबी होते हैं, सिख होते हैं, वो अपने जो एक कृपाण रखते हैं ना, उसके साथ कोई भी सम्मेलन करते हैं धार्मिक कार्यों में, आप देखें तो ये उसका उल्लंघन नहीं है। यहाँ लिखा तो है शस्त्र रहित होगा, बिना शस्त्रों के करेगा, बट जो वो सिखों को जो तलवार एक रखने का जो अधिकार दिया गया है, ये जब आप आगे पढ़ेंगे अनुच्छेद 25 जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है, उसके तहत मिला हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है कि यदि कोई चीज़ धर्म का अनिवार्य अंग है तब उसको छूट दी जा सकती है। तो सिखों को कृपाण रखना धर्म का अनिवार्य अंग माना गया है, इसलिए वो कृपाण रख के कोई भी चीज़ें सम्मेलन में शामिल होना चाहे, करना चाहें तो कर सकते हैं, इसका उल्लंघन नहीं माना जाएगा। इसके पहले जो हमने देखा था वाक अभिव्यक्ति की बात, या इसकी भी बात करें तो जैसे धारा 144 लगाई जाती है वो इसी के तहत है। अब बात करें हम अनुच्छेद
19(3) के तहत क्या क्या होगा अगले के तहत। तो अभी हमने देखा सम्मेलन की बात की। सम्मेलन के बाद हम बात करते हैं कि अगला था 19(1) की समूह बनाने की या संघ बनाने की स्वतंत्रता होगी। ठीक है, तो किस प्रकार के समूह बना सकते हैं, जैसे कोई भी राजनीतिक किस प्रकार का समूह, कोई राजनीतिक दल हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है, कोई फर्म, कोई क्लब हो सकता है, कोई समितियां हो सकती हैं, कोई व्यापारिक संगठन बना सकता है कोई, या जो 97 संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत सहकारी समितियों के निर्माण की भी स्वतंत्रता 19(1) के तहत दे दी गई है। ओके, लेकिन इसमें भी प्रतिबंध है कि ऐसा कोई संगठन नहीं बनाया जा सकता जिससे देश की एकता, अखंडता और लोक व्यवस्था, सदाचार पर विपरीत प्रभाव पड़े। अब 19(1) क्या है, तो 19 आप इन आर्टिकल्स के नाम जरूर याद रख लीजिएगा। 19(1) है भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में अबाध रूप से आवागमन करने का अधिकार। मतलब आप संपूर्ण भारत में कहीं भी बिना किसी बाधा के घूम सकते हैं। ये बात क्यों रखी गई है संविधान पे, तो ये इसलिए रखी गई है ताकि आपकी सोच राष्ट्रीय स्तर की हो, राष्ट्रीयता की बात रहे, संकीर्णता की बात ना आए, आप किसी राज्य विशेष तक सीमित ना रहें। इसका अपवाद क्या है, जम्मू कश्मीर में आप जो है निवास नहीं कर सकते थे, लेकिन अब वाला रिस्ट्रिक्शंस भी समाप्त हो चुका है। अब संपूर्ण भारत एक है। आप संपूर्ण भारत में जब से 370 धारा और 35 से समाप्त हुई है, तब से आप संपूर्ण भारत में कहीं भी आबाद रूप से घूम सकते हैं, आबाद रूप से निवास कर सकते हैं। लेकिन एक आध रिस्ट्रिक्शंस अभी भी बचा हुआ है इसमें। इसके पहले हम रिस्ट्रिक्शंस देखें 19(1) अगला वाला जो एक तो हम निवास की बात कर रहे थे, निवास के बाद क्या होगा, 19(1) में है आबाद रूप से आवागमन करना, और 19(1) में है आबाद रूप से भारत में कहीं भी निवास या बसने की स्वतंत्रता या बसने का अधिकार। तो इसमें जम्मू कश्मीर तो समाप्त हो चुका है उसका जो निर्बंधन था आज की डेट पे, लेकिन एक निर्बंधन है, वो ये है कि जनजाति क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जो जनजातीय क्षेत्र हैं और कुछ ही ऐसे क्षेत्र हैं, सभी जनजातीय क्षेत्रों में नहीं, जहाँ उन क्षेत्रों में सामान्य वर्ग के व्यक्तियों को बसने की अनुमति नहीं दी जाती, उन क्षेत्रों में आप नहीं बस सकते। बसने की बात छोड़ें, आप कुछ तो ऐसी भी जनजातीय क्षेत्र हैं जहाँ आप जा भी नहीं सकते। फॉर एग्जांपल जो अंडमान निकोबार में एक सेंटिनल जो है ट्राइब है, वो अभी भी बहुत ही बैकवर्ड है। तो वहाँ जो भी व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति जो जाता है, तो अकेले होने पे उस व्यक्ति को वो ट्राइब क्या होती है, मार देती है, वापस नहीं आ पाता। क्या क्या है अंडमान निकोबार में सेंटिनल, एक सेंटिनल है और एक जारवाज है। तो जारवाज तो थोड़ा मेन स्ट्रीम में आ चुके हैं, लेकिन सेंटिनल अभी भी मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाए हैं। या फिर ऐसे कोई पेशेवर अपराधी हैं जो व्यक्ति, उनको भी संपूर्ण भारत में घूमने या निवास की स्वतंत्रता नहीं है। ये इसके अपवाद हो गए। अब 19(1) जो संपत्ति का अधिकार था, जिसको समाप्त कर दिया गया है। अब 19(1) की बात करें तो किसी भी क्षेत्र में भारत में वृत्ति, आजीविका, व्यवसाय या व्यापार करने की स्वतंत्रता है। ठीक, लेकिन इसमें भी युक्त प्रतिबंध है। मतलब आपको व्यापार करने की स्वतंत्रता तो है, लेकिन कुछ ऐसे व्यापार होते हैं जिसमें लाइसेंस की आवश्यकता होती है। तो आप यह कहकर उन व्यापार को नहीं कर सकते कि नहीं, ये तो सबको व्यापार करने का अधिकार है, ऐसा नहीं होगा। यदि लाइसेंस की आवश्यकता है, किसी व्यापार में किसी कुछ निश्चित क्वालिफिकेशंस की आवश्यकता है, तब उनको आपको हासिल करना होगा। तो ये हुआ अनुच्छेद 19 और उसके रेस्ट्रिक्शंस। अब हम देखें अनुच्छेद 20। तो आइए अनुच्छेद 20 पे चर्चा करें। यह भी अत्यधिक इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसमें मेन चीज़ ये है कि किसी भी व्यक्ति को विधि के उल्लंघन के बिना दंडित नहीं किया जाएगा। यदि किसी व्यक्ति ने कोई लॉ को नहीं तोड़ा है, तब उसको किसी प्रकार का दंड नहीं दिया जाएगा। और ये सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए नहीं है, बल्कि विदेशियों के लिए भी है। हमने देखा था ना शुरू में, फर्स्ट वीडियो में, कि कुछ अधिकार जो हैं सिर्फ भारतीयों को हैं और कुछ भारतीय और विदेशी दोनों प्रकार के नागरिकों को प्राप्त हैं। तो ये भारतीय और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। अब इसमें हम देखें, जो इसमें 3 जो हैं 20(1), 20(2) और 20(3), 3 जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं। इन तीनों को आप याद रखिएगा। सबसे पहला जो है वो ये है कि किसी भी व्यक्ति को तत्सम प्रवृत्त विधि, शब्द देख सुनिएगा आप, तत्सम
तत्समय प्रवृत्त विधि, तत्समय मतलब जब उसने कोई अपराध किया था उस समय, तत्समय मतलब उस पीरियड में जब अपराध किया था उस समय जो कानून था उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग ही दंड दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद में यदि कोई नया कानून बनता है या उसके पहले कोई कानून था जो इन्फोर्स में नहीं है तो उसके हिसाब से दंड नहीं दिया जाएगा। उदाहरण के लिए जैसे किसी व्यक्ति ने 2020 में कोई अपराध किया तो भले ही उसका केस 5 साल चले या 10 साल चले, हो सकता है कोर्ट में केस लंबे चलते हैं। डिसीजन कब 2020 में सपोज उसने कोई अपराध किया था, डिसीजन भले ही 2030 में आए, लेकिन जो उसको दंड मिलेगा तो वो जो दंड है जो 2020 में जो कानून था उसके हिसाब से मिलेगा। हो सकता है 25 में, अगले 5 साल बाद कानून बदल जाए तो नए कानून के अनुसार उसको दंड नहीं मिलेगा। ऐसे ही पुराने कानून, हम गुप्त पीरियड की बात करें, मुगल काल की बात करें, अंग्रेजों के शासन के दौरान की बात करें तो उसके तहत भी उसे दंड नहीं दिया जाएगा, बल्कि दंड किस हिसाब से दिया जाएगा, जिस समय उसने अपराध किया है तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार ही उसको दंड दिया जाएगा। इस मामले में 2 चीज़ें हैं जो आप यहाँ देख रहे हैं। कोई भी विधि बनती है उस 2 प्रकार की होती है, एक भूतलक्षी विधि और एक भविष्यलक्षी विधि। तो इसमें भूतलक्षी विधि आप देखें कि कई ऐसी विधियां हैं जो बन तो अभी जाती हैं लेकिन बैकडेट से लागू की जाती हैं। तो ऐसी आपराधिक विधियों को जनरली भूतलक्षी नहीं रखा जाता, पोस्ट फैक्टो लॉ नहीं रखा जाता। अब इसके बाद आता है इसका 20(2). तो 20(2) में लिखा है कि किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं दिया जाएगा। मतलब एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार ही दंड दिया जाएगा, बार बार दंड नहीं दिया जाएगा। जैसे किसी अपराध की सज़ा 5 साल है, यदि उसने कंप्लीट कर लिया है सज़ा, 5 साल के बाद वो घर वापस आ गया है तो ऐसा नहीं कि उसको दोबारा ले जाएं उसी अपराध के लिए, ठीक है, जब तक कि वो दूसरा अपराध ना करे। तो एक अपराध के लिए एक ही दंड दिया जाएगा। लेकिन इसमें रिस्ट्रिक्शन से अपवाद क्या है, अपवाद ये है कि यदि वो लोक सेवक है, सिविल सर्वेंट है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो हो सकता है उसका विभाग अलग दंड दे और न्यायालय अलग दंड दे। कोई अपराध उसने किया है तो विभाग हो सकता है उसको डिसमिस कर दे, नौकरी से बर्खास्त कर दे, और न्यायालय जो है यदि उसने कोई क्रिमिनल अपराध किया है तो उसका दंड अलग दे, इसको दोहरा दंड नहीं माना जाएगा। फिर 20(3) अत्यधिक इम्पॉर्टेंट है। 20(3) में ये लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। मतलब ये कि किसी भी व्यक्ति जिसने कोई अपराध किया उसको स्वयं के विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए इसमें हम समझें, जैसे आपको पता है कि कोई व्यक्ति सही बोल रहा है कि नहीं, इसके लिए लाई डिटेक्टर टेस्ट होता है ना, ब्रेन मैपिंग होता है, नार्को टेस्ट होता है, तो इनके लिए किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का अगर डिसीजन आया है कि जो गंभीर प्रवृत्ति के अपराध हैं, जो महिलाओं से संबंधित हैं या देश की एकता अखंडता से संबंधित हैं, उनके लिए न्यायालय की परमिशन से इन टेस्टों को किया जा सकता है, लेकिन अन्य साधारण मामलों में इनको नहीं किया जाएगा। लेकिन इसमें कुछ और भी अपवाद हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि वो व्यक्ति अपने हस्ताक्षर करने से मना करे, अंगूठा लगाने से मना करे, तो उसको इस आधार पे नहीं छोड़ा जाएगा कि हम उसको गवाही के विरुद्ध है। मतलब वो तो बोलेगा ना कि भाई मैं अंगूठा नहीं लगाऊंगा, मैं दस्तखत नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि मुझे स्वयं के खिलाफ साक्ष्य नहीं देना, लेकिन ये उसके दायरे में नहीं आएगा, ये कानून की अवहेलना होगी, उसके लिए उससे अलग से भी दंड दिया जा सकता है। तो ये हुआ अनुच्छेद 20, अपराध से दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। आपको पता है कि अनुच्छेद 20 और 21 अत्यधिक इम्पॉर्टेंट हैं इस दृष्टि से, क्योंकि जब भी फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकारों पे जब कुछ ऐसे हैं ना, आपने देखा होगा राष्ट्रीय आपातकाल में जब प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, स्वतः निलंबित किए जा सकते हैं, तब भी ये अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं किए जा सकते। इनको छोड़कर शेष अधिकार ही निलंबित किए जा सकते हैं। 20 और 21 किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किए जा सकते। अगला आता है अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ये सबसे बड़ा आर्टिकल है। इसकी इतनी विस्तृत व्याख्या न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पे की है कि और इससे संबंधित प्रश्न भी बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो जो स्वतंत्रता का अधिकार है, सबसे विस्तृत व्याख्या इसी की है। किसकी? अनुच्छेद 21 की, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की। इसको हमें समझना पड़ेगा। तो मैं बता दूं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या समय समय पे की है, उसमें 2 शब्द देख रहे हैं आप, तो प्राण और दैहिक। मतलब प्राण का मतलब क्या है? किसी व्यक्ति का जीवन समाप्त करना। तो जीवन से किसी भी स्थिति में वंचित नहीं किया जाएगा।
किया भी जाएगा तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही किया जाएगा। ठीक है ना, कोई बहुत जब बड़ा क्राइम कर दे तो उसको फांसी भी हो जाती है, जीवन से उसका जीवन समाप्त किया जाता है, लेकिन ऐसे नहीं होगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही होगा। तो एक तो ये जीवन की बात हो गई, और दूसरा दैहिक स्वतंत्रता यहाँ मतलब शारीरिक स्वतंत्रता या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से है। इसको सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अधिक विस्तारित किया है। इस व्यक्तिगत या शारीरिक स्वतंत्रता को शारीरिक बंधनों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्होंने क्या किया है, मानवीय गरिमा के विभिन्न पहलुओं की ओर ध्यान आकर्षित किया है। तो आइए इसको हम देखें विस्तृत रूप में। तो जब भी जैसे ही हम प्राण तो समझ गए आप, जीवन की स्वतंत्रता, जीवन से लेकर आप दैहिक स्वतंत्रता की बात करते हैं, उसको शारीरिक स्वतंत्रता जिसको बोलते हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करते हैं, या प्राण की स्वतंत्रता साथ में भी ले लो आप जीवन की। तो जीवन मतलब सिर्फ जीना ही नहीं है, जीवन जीने का भी एक तरीका है। मतलब आप खाली जीवित भर हैं और आपके पास कुछ नहीं है, ये अनुच्छेद 21 के तहत नहीं, 21 के तहत आपको गरिमामय मतलब डिग्निटी से जीने का अधिकार देता है, गरिमा पूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है। और व्यक्ति गरिमा पूर्ण जीवन कब जी पाएगा, जब उसको खाने के लिए भोजन हो प्रॉपर, या स्वच्छ पानी हो, स्वच्छ हवा हो, स्वच्छ पर्यावरण हो, साथ ही उसको रहने के लिए प्रॉपर आवास हो। तो 21 के तहत ये सारी चीज़ें शामिल हैं। इसके 21 के तहत ये सारी अंतर्निहित अधिकार स्वतः आ जाते हैं। हमने एक बार फिर से बता दूं, भोजन, पानी, हवा, स्वच्छ पर्यावरण, आवास, सब कुछ इसमें शामिल है। मतलब हमने अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त दैहिक जो स्वतंत्रता है उसमें समस्त आवश्यक तत्व शामिल हैं जो व्यक्ति के जीवन को गरिमापूर्ण बनाने के लिए जरूरी हैं। और ये भी बता दूं कि ये जो अनुच्छेद 21 है इसका विस्तार इतना अधिक है कि अनुच्छेद 19 के तहत जो स्वतंत्रता के अधिकार हैं वो इसमें स्वतः ही समाहित हो जाते हैं। अब हम देखें कि समय समय पे जो सुप्रीम कोर्ट ने इसको अत्यधिक विस्तार दिया है अनुच्छेद 21 को, इसमें क्या क्या शामिल हैं उस पर चर्चा करते हैं। तो जैसा कि आप लिस्ट में देख पा रहे हैं, जो लिस्ट तो काफ़ी लंबी है, आप देख रहे हैं यहाँ 36 लिखी हुई हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट हैं उस पर हम चर्चा कर लें क्या क्या शामिल है। तो इसमें विभिन्न समय समय पे सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट के तहत इसको 21(1) में अंतर्निहित अधिकार माना है, जीवन रक्षा का अधिकार माना है, प्राइवेसी निजता का अधिकार माना है, आश्रय या निवास प्रॉपर होना चाहिए उसका अधिकार माना है, स्वास्थ्य का अधिकार माना है, सुनवाई का अधिकार माना है, सूचना का अधिकार माना है, प्रतिष्ठा का अधिकार, नींद का अधिकार, सोने का अधिकार जो है, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, विद्युत का अधिकार, मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण जिसमें क्या रहेगा, प्रदूषण रहित जल वायु में जीने का अधिकार, हानिकारक उद्योगों के विरुद्ध सुरक्षा का अधिकार, ठीक है, निःशुल्क कानूनी सहायता पाने का अधिकार, त्वरित सुनवाई का अधिकार, विदेश यात्रा करने का अधिकार। देखिए हमने उसमें पढ़ा था 19 में आपको भारत में अबाध रूप से घूमने की स्वतंत्रता थी, बट यदि विदेश की, जरूरी नहीं कि आप भारत में घूमें, बाहर भी घूमने जा सकते हैं, तो विदेश यात्रा या विदेश में घूमने का अधिकार कहाँ किसके तहत है, आर्टिकल 21 के तहत है। इससे संबंधित एक वाद भी है, हम सबसे पहले इसी पे चर्चा कर लें, विदेश यात्रा से संबंधित। ये वाद था मेनका गांधी बनाम भारत संघ, जो कि 1978 में आया था। हुआ यह था कि मेनका गांधी जी का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था ऐसे किसी मुद्दे को लेके। ऐसी स्थिति में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, और सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी बनाम भारत संघ वाद में स्पष्ट रूप से कहा कि विदेश यात्रा करने का अधिकार भी फंडामेंटल राइट अनुच्छेद 21 के तहत आता है, और ऐसी स्थिति में उनका पासपोर्ट वापस करना पड़ा था। तो और क्या क्या शामिल है इसमें, हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार, आपातकालीन चिकित्सा का अधिकार, सरकारी अस्पतालों में उचित इलाज का अधिकार, ये सारा कुछ आपका फंडामेंटल राइट, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की ही बात है। जब इलाज की बात हम करते हैं, जैसे अभी वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं, सरकार पूरा पैसा खर्च करके जो है वैक्सीन लगवा रही है सभी वर्गों को, तो क्या हो रहा है, ये अनुच्छेद 21 के तहत ही, भाई प्राण और जीवन की सुरक्षा के तहत ही तो किया जा रहा है ना, तो ये सारी चीज़ें इसमें शामिल है। साथ ही सरकारी अस्पतालों में उचित समय पर इलाज की व्यवस्था, महिलाओं के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करने का अधिकार इसमें शामिल है, सामाजिक सुरक्षा और परिवार के संरक्षण का अधिकार शामिल है, सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण का अधिकार शामिल है, शोर मतलब ध्वनि प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार इसमें शामिल है, जीवन साथी चुनने का अधिकार शामिल है,
और गरिमा के साथ मृत्यु का अधिकार शामिल है। अब जो गरिमा के साथ मृत्यु का अधिकार है, इस पर थोड़ा सा हम विशेष चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें जो अभी हमने इतने सारों चर्चा की, जो विशेष विशेष चीज़ें हैं, अंतर्निहित अधिकार जो हैं, उन पर थोड़ा चर्चा कर लें। फॉर एग्जांपल, जब हमने पर्यावरण की बात की कि स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार भी आपको इसमें शामिल है, तो उसके तहत शासन की तरफ से क्या बनाया गया, एनजीटी बनाया गया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाया गया, ठीक है, जो कि जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, उसकी एक ब्रांच भोपाल में भी है, मध्य प्रदेश में। और यह समस्त प्रकार के पर्यावरण से संबंधित मामलों की त्वरित सुनवाई करता है, चाहे 1980 से वन से संबंधित अधिनियम हो, चाहे 1986 पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जो है मामले हों, चाहे वो किसी भी प्रकार ध्वनि जलवायु प्रदूषण से संबंधित मामले हों, सभी प्रकार के मामलों की सुनवाई एनजीटी करता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो कि 2010 में जिसकी स्थापना की गई थी। इसमें एक चीज़ मैं और क्लियरिफाई आपको कर दूं, मेनका गांधी वाद जो है, उसमें एक नेचुरल जस्टिस की बात की गई थी, जो अभी मेनका गांधी वाले वाद पे की गई, इसी से नेचुरल जस्टिस की बात आई। क्या थी नेचुरल जस्टिस? तो नेचुरल जस्टिस ये है कि किसी भी व्यक्ति को विधि के उल्लंघन के पश्चात ही दंडित किया जाएगा, और नेचुरल जस्टिस ये है कि पहले आरोपी व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा, और सुनवाई के बाद यदि वो उस दोष से सिद्ध होता है, तभी उसे दंडित किया जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या है, जहां हमने प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के तहत व्यक्तियों की बात की कि गरिमापूर्ण जीवन शामिल है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मामले में, एक आध केस हुए हैं, 2014 में जजमेंट आए थे, उसमें व्यक्तियों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि पशुओं को भी इसके दायरे में ले आया है। मई 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की याचिका पर सुनवाई करते हुए क्या हुआ, जो तमिलनाडु में पोंगल के समय जो कार्यक्रम होता है, और तीसरे दिन उसमें जो जल्लीकट्टू होता है, बुल फाइटिंग वाला, और भारत की और भी कई राज्यों में जो बैलगाड़ी दौड़ होती थी जिसमें जानवरों के साथ अत्याचार होता था, उस पे प्रतिबंध लगा दिया है। तो देखिए आप, इसका विस्तार, अनुच्छेद 21 का विस्तार मनुष्यों के साथ साथ पशुओं पे भी, जो पशुओं के साथ हम उत्पीड़न वाला व्यवहार न करें, ये भी शामिल कर लिया गया है। साथ ही मतलब अनुच्छेद 21 में सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि जानवरों को भी उत्पीड़न मुक्त जीवन का अधिकार है। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मरने का अधिकार, गरिमा के साथ मृत्यु का अधिकार, इस पे हम चर्चा करें। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा भी गया है। तो मैं आपको बता दूं कि फंडामेंटल राइट के तहत आपको जीवन जीने का अधिकार तो है, लेकिन आपको मृत्यु का अधिकार नहीं है। आप जो है स्वतः से ये नहीं कह सकते कि हम आत्महत्या कर लें या मर जाएं। यदि आप आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं, यदि आप आत्महत्या कर ही लेते हैं, तब तो बात ही खत्म। लेकिन यदि आप कोशिश करेंगे और बच गए, तो आपको आईपीसी की 309 के तहत दंडित किया जाएगा। मतलब किसी भी व्यक्ति को जीवन का अधिकार है, लेकिन मरने का अधिकार नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसे केसेस आ जाते हैं, कई बार आपने देखा होगा, कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो पता चला कि 20 साल 25 साल से कोमा में है, या इतनी दयनीय स्थिति में है, इतने कष्ट में है कि उनको कि वो मृत्यु का अधिकार चाहते हैं। उनको लगता है कि शासन जो है, सरकार उनको मृत्यु का अधिकार दे। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने जो है डिसीजन, जो जजमेंट आया है, उसने इस अधिकार को कुछ विशेष शर्तों के तहत दिया है। इसमें 2 पार्ट उन्होंने इस इच्छा मृत्यु को कितने भागों में किया है? 2 भागों में। एक उन्होंने जो नाम दिया है निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, जिसको हम बोलते हैं पैसिव यूथेनेसिया। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु क्या बोलते हैं? पैसिव यूथेनेसिया। उसमें ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया कि यदि किसी मरीज का जीवन रक्षक प्रणाली पे है, और हम जैसे ही जीवन रक्षक प्रणाली निकालेंगे, उन मशीनों को निकालेंगे, तो स्वतः वो समाप्त हो जाएगा। ऐसी स्थिति में विशेष परिस्थितियों में सुप्रीम कोर्ट ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, जिसको पैथी यूथेनेसिया बोलते हैं, उसका अधिकार दिया है। इसकी भी एक कहानी है। इसमें एक वाद आया था, अरुणा शानबाग वर्सेस भारत संघ, जिसका डिसीजन 2011 में आया था। इसमें मैं संक्षिप्त में आपको बताऊं कि अरुणा शानबाग एक नर्स थी, जिसके साथ अत्याचार होने के बाद 1973 में हुआ था, और वो तब से कोमा में थी, और 2011 में, मतलब देखें इतने सालों तक वो कोमा में रही। तब ऐसी स्थिति में उसकी मित्र जो है, उसने बोला था कि इनको जो है निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के तहत इनको इच्छा मृत्यु का अधिकार दिया जाए। तब सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में कहा था कि
क्या कहा था उन्होंने, लिविंग विल की बात की थी। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के लिए क्या बोला था, लिविंग विल होना, मतलब यदि कोई व्यक्ति जो है वो पहले ही एक लिविंग विल कर दे, जिसमें रोगी पहले ये घोषणा कर दे कि यदि ठीक ना हो पाए, ऐसी स्थिति में पहुंच जाए कि उसको ठीक होने की कोई संभावना ना रहे, तो वह जीवन रक्षक प्रणाली को हटाने का अधिकार देकर निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का वर्ण करना चाहता है। एक और है, होता है एक्टिव यूथनेसिया, सक्रिय इच्छा मृत्यु। इसको सुप्रीम कोर्ट ने इसकी अनुमति नहीं दी। इसके अंतर्गत क्या होगा, दवाई या इंजेक्शन दे के किसी का जीवन समाप्त किया जाता है। तो इसका चूंकि मिसयूज ज़्यादा हो सकता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक्टिव यूथनेसिया की अनुमति नहीं दी है। अब हम बात करें अगला आर्टिकल 21 के बाद है 21A। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये तो मील का पत्थर है काफ़ी कई दृष्टियों से, तो इस पे चर्चा करें हम। 21A जैसा कि आप बीच में देख रहे हैं, 21 के बाद 22 आना चाहिए, लेकिन यहाँ आ गया 21A, तो ये बीच में जोड़ा गया। जब भी ऐसे आर्टिकल आप देखें तो समझ जाएं कि संविधान में नहीं था, बल्कि इसको बाद में जोड़ा गया। तो कब जोड़ा गया है, इसको 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। क्या है इसमें है कि 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी। आप प्राथमिक शिक्षा जरूर देखिएगा, है ना। और यह इस संबंध में राज्य विधि बना सकता है। मैं आपको बता दूं, 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान जो है वो भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट, जो स्टेट पॉलिसी है उसमें पहले से था, आर्टिकल 45 के तहत। बट चूंकि वो वाद युग नहीं थे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल उनको करना न करना सरकार की इच्छा पे है, इसलिए वो प्रॉपर वे पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था। इसलिए 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा इसको फंडामेंटल राइट में शामिल कर दिया गया कि शासन जो है प्राथमिक शिक्षा, सरकार प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य रूप से देगी, और साथ में इसी के साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो मौलिक कर्तव्य हैं, उसमें पालकों को भी एक मौलिक कर्तव्य निर्धारित किया गया कि वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दिलाएंगे। तो सरकार ने क्या किया इसके लिए, RTE, है ना, शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया 2009 में, और उसके तहत इस चीज़ की व्यवस्था की। लेकिन मैं बता दूं कि ये केवल आवश्यक और प्राथमिक शिक्षा के लिए, इसमें उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा शामिल नहीं है। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 22 अनुच्छेद 22, जिसमें है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। तो इसमें भी आप देख रहे हैं 22(1) से लेके 22(7) तक है। तो 22(1) और 2 एक अलग कैटेगरी में है, और 22(3) से लेके 22(7) तक अलग है। इसके 2 पार्ट में हम पढ़ेंगे। मतलब किसी भी व्यक्ति को मनमानी तरीके से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, बल्कि उसके कुछ अधिकार हैं। क्या अधिकार हैं कि जिस 22(1) के तहत ये लिखा है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा उसको उसका कारण बताया जाएगा, आधार बताया जाएगा कि क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरा 21(2) के तहत उसे अधिकार है कि वो परामर्श के लिए अपने मनपसंद का कोई भी वकील कर सकता है। और 22(2) के तहत उसको यह अधिकार है कि जैसे ही व्यक्ति को हिरासत में लिया जाएगा, 24 घंटे के अंदर उसको निकट के न्यायिक मजिस्ट्रेट, मतलब न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा, 24 घंटे के अंदर। लेकिन इसमें थाने से लेके मजिस्ट्रेट तक, मतलब न्यायालय तक जो यात्रा का समय है वो शामिल नहीं है। तो ये हुआ कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार जो किया जाएगा तो यूं ही मतलब मनमानी तरीके से गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ये है 22(1) और 2 में। लेकिन 22(3) से लेकर जो 22(7) तक हैं वो अपवाद हैं। दूसरे पार्ट में अपवाद क्या हैं कि ये जो हमने ऊपर चर्चा की कि मनमाने तरीके से गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, वकील कर सकता है, 24 घंटे के अंतर्गत जज के सामने लाना पड़ेगा, ये 2 प्रकार के व्यक्तियों को ये अधिकार नहीं मिलेंगे। कौन से 2 प्रकार के व्यक्ति हैं जिनको ये ऊपर के अधिकार 22(1) और 22(2) के नहीं मिलेंगे? एक तो है निवारक निरोध में रखे गए लोग हैं, और दूसरे विदेशी शत्रु देश के यदि कोई नागरिक आते हैं, यहाँ पकड़ में आते हैं, तब उन पे दोनों अधिकार लागू नहीं होंगे। तो सबसे पहले हम देखें कि निवारक निरोध होता क्या है। तो निवारक निरोध में एक्चुअल में होता ये है कि यदि किसी व्यक्ति को लेकर लगता है कि यार इस व्यक्ति को लेके देश की एकता, अखंडता खतरे में हो सकती है इसके कार्यों से, ठीक है, या समाज में कोई अव्यवस्था फैल सकती है, तब ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को कोई अपराध करने के पूर्व, मतलब उसने अपराध अभी किया नहीं है, लेकिन चूंकि संभावना है तो अपराध करने के पूर्व ही उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है सुरक्षा की दृष्टि से, ठीक है, ताकि अपराध ना कर पाए वो। इसको हम बोलते हैं निवारक निरोध। क्लियर?
तो निवारक निरोध में के तहत जो बंदी बनाया जाएगा उसको भी कारण जरूर बताया जाएगा। कुछ अधिकार उसके भी हैं, कारण बताया जाएगा, वकील भी कर सकता है वो, ठीक है। और उसको इस तरीके से जो गिरफ्तार किया गया है निवारक निरोध के तहत, उसको 3 महीने तक ही निवारक नज़रबंदी में रखा जा सकेगा। यदि इससे अधिक अवधि की ज़रूरत है तो एक कमेटी के अनुशंसा पर ही उसकी अवधि बढ़ाई जा सकेगी। और ये कमेटी जो होती है, इसमें जो अध्यक्ष होते हैं वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश स्तर के, जो कम से कम न्यायाधीश स्तर के व्यक्ति जो हैं इसके अध्यक्ष होते हैं। तो क्लियर, निवारक निरोध के तहत जिसको बंदी बनाया जाएगा उसकी समय अवधि है 3 महीने। अधिक समय अवधि बढ़ाना है तो कमेटी की सिफारिश पर ही समय अवधि बढ़ा सकते हैं। ये हो गया। और फिर लिखा है कि निवारक निरोध का आशय हमने देख ही लिया है कि किस व्यक्ति को हम मात्र संदेह के आधार पर कर रहे हैं, जिसका अपराध करने की संभावना हो, उसको पहले ही हम नज़र बंद कर सकते हैं। और इसके आधार क्या है निवारक निरोध के? तो निवारक निरोध के आधार हैं राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है, ऐसे व्यक्ति को एडवांस में कर सकते हैं हम गिरफ्तार, या राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए, सुरक्षा के लिए, या समाज में वैमनस्यता या सामाजिक अव्यवस्था में जो फैला सके, ऐसे व्यक्ति को फैलाने की संभावना हो। अब जो निवारक निरोध वाली है उसमें समय समय पे जो विधि बनाती है, ला बनाते हैं, वो केंद्र सरकार भी बनाती है और राज्य सरकार भी बनाती है। और इसमें काफ़ी कड़े नियम बनाए जाते हैं, जो विशेष रूप से एक्चुअल में इस तरीके की जो विधियां हैं वो आतंकवादी गतिविधियों की रोकथाम के लिए बनाई गई हैं। और कई कानून इसमें बनाए गए और इस समय के साथ उनको समाप्त भी कर दिया गया। तो आइए उन पुराने कानूनों पर चर्चा करें। जैसे मीज़ा आया था, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। ये क्यों लाया गया था, परिस्थितियाँ क्यों थी? तो 1971 में आया था, क्योंकि 1971 में भारत पाक युद्ध हुआ था, देश की सुरक्षा, एकता, अखंडता का मुद्दा आ गया था। बिल्कुल सही था उस समय। लेकिन 1975 में आपातकाल के समय इसका दुरुपयोग किया गया, आंतरिक अशांति के नाम पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी गई, इसलिए जनता सरकार द्वारा 1978 में इसको समाप्त कर दिया गया। रासुका की बात करें, 1980 में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून आया था। टाडा आया था, ये भी काफ़ी कठोर कानून था। तत्कालीन परिस्थितियाँ क्यों आया था ये? क्योंकि पंजाब में आतंकवादी गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा सक्रिय थी, ऑपरेशन ब्लू स्टार जिसके लिए करना पड़ा था। इंदिरा गांधी की हत्या हो चुकी थी उस समय, इस कारण लाया गया था। संजय जो दत्त है, जिसको जो जेल हुई थी, वो टाडा के तहत ही हुई थी। फिर 1995 में इसको समाप्त कर दिया गया। फिर पोटा लाया गया। पोटा क्या था? आतंकवादी गतिविधि निरोधक कानून 2002 में था। प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट क्यों लाया गया? क्योंकि वर्ल्ड वाइड घटनाएं हो रही थी। अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला था, साथ में 2001 में भारतीय संसद पर हमला किया गया था, जिसको तो इस पोटा को भी 2005 में समाप्त कर दिया गया। अभी कौन सा लागू है? गैर कानूनी गतिविधियां निवारण संशोधन अधिनियम 2008, जो अभी प्रवर्तन में है। राज्य सरकारें भी निवारक कानून के तहत कई बार कानून बनाती हैं, जैसे मकोका, गुजकोका। ये मकोका महाराष्ट्र सरकार का था, गुजकोका गुजरात सरकार का। मकोका क्या है? महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ क्राइम एक्ट। तो जो ये निवारक कानून है, इसकी आलोचनाएं होती रही हैं। किस बात को लेकर आलोचनाएं होती रही हैं? कि एक तो निवारक कानून है ये लोकतांत्रिक अधिकारों के विरुद्ध है, दूसरा ये अत्यधिक कठोर और सख्त होते हैं, मतलब मानव अधिकारों के विरुद्ध भी हैं, और तीसरा इनके दुरुपयोग होने की संभावना भी है। अब हम इसके दोनों पक्षों पे यदि विचार करें तो हम इसकी आलोचना वाले पक्षों को तो हमने देख लिया, लेकिन चूंकि राष्ट्र की एकता अखंडता की बात करें, उसको बनाए रखने के लिए कभी कभी अनिवार्य भी हो जाते हैं, इसलिए इनके दोनों पहलुओं को जानना आवश्यक है। तो ये हुआ अनुच्छेद 22। अब मैं आपको एक बार समराइज़ कर दूं कि अनुच्छेद 19 में जो है हमने देखा है 6 प्रकार की। अनुच्छेद 19 1 में हमने देखा है A, B करके 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं। फिर आपने उनके रिस्ट्रिक्शंस भी उनके देख लिया आपने। फिर अनुच्छेद 20 देखा आपने। अनुच्छेद 20 में आपने देख लिया अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 में आपने देख लिया प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जिसका विस्तार काफ़ी अधिक है, बहुत अधिक है, सब पे आपने चर्चा की है। फिर अनुच्छेद 21A देख लिए, शिक्षा वाला, 6 से 14 वर्ष के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। और अनुच्छेद 22 वे ऐसी कौन सी दशाएं हैं जिसमें गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। अगले लेक्चर में हम जो मौलिक अधिकार जो बचे हुए एक साथ करेंगे, शोषण के विरुद्ध अधिकार और अन्य जो अधिकार हैं।